हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप। तो आज हम कोड ऑन वेजेस खत्म कर देंगे दोस्तों। ये लास्ट वीडियो होने वाली है कोड ऑन वेजेस की। आपका कोड ऑन वेजेस के जो लास्ट के मिसलेनियस सेक्शन रह गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस होने की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, तो हम उसको क्विकली ओवरव्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से हमारे ईपीएफओ कोर्स की जानकारी दे दूं कि हमने जो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड किया है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और जनरल अकाउंटिंग के आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जिस स्टूडेंट को हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएंगे, जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाएंगे। इन जनरल अकाउंटिंग के सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के आपको हिंदी में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन इकोनॉमी की और साइंस की आपको नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा जनवरी 2020 से लेकर आपका एग्जामिनेशन तक, आपका एग्जामिनेशन मई 2021 में होने वाला है, तब तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी। आपको 100 सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। तो अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहें तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8146207241। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in और हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और कोर्स के बारे में बाकी जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला सेक्शन है हमारे सामने सेक्शन 57। चैप्टर नंबर है चैप्टर 9 और टॉपिक है मिसलेनियस। सेक्शन 57 बात करता है बार ऑफ सूट्स की। बार ऑफ सूट्स की, बार ऑफ सूट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कभी कभार ना कुछ एक्ट्स में लिखा जाता है बार ऑफ सूट्स, मतलब कि इन पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड। ठीक है, आप सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे, आप सेशन कोर्ट में नहीं जाओगे, आप अदर कोर्ट्स में नहीं जाओगे। ठीक है, तो कहते हैं कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस, एनी डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस इन सो फार एज द सम सो क्लेम्ड forms the subject of claims under section 45, has formed the subject of a direction under this code, has been adjudged in any proceeding under this code और could have been recovered under this code। कह रहे हैं कि हमारे कोड ऑन वेजेस के अंडर, ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर था जो सेक्शन 45 को डिस्कस करता था। सेक्शन 45 आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा था जो हमारे कोड ने कोई डायरेक्शन दी थी, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट मैटर था। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग थी जो हमारे कोड ऑन वेजेस ने जज कर दी, मतलब उसको डिसीजन दे दिया। या फिर कोई ऐसी थी जो कोई ऐसा सम था, कोई ऐसा क्लेम था जो कोड ऑन वेजेस के अंडर रिकवर किया जा सकता था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर मिनिमम वेजेस, डिडक्शन ऑफ वेजेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेजेस या पेमेंट ऑफ बोनस के रिगार्डिंग कोई भी बात है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप जहां ये प्रोसीजर लिखा गया है, जो उस सेक्शन में अथॉरिटी के बारे में बात की गई है, आप उस अथॉरिटी के पास ही जाओगे। आप सेशन कोर्ट में नहीं जाओगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाओगे। ठीक है, जैसे कभी कभार मैंने आपको बताया था किसी सेक्शन में लिखा गया था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वही इसकी अथॉरिटी होंगे। या फिर कभी कभार था कि अंडर सेक्रेटरी लेवल का जो अंडर सेक्रेटरी रैंक पे जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, वही इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। तो वही अथॉरिटी जो सेक्शन में बताई गई है, आप उन्हीं को रेफर करोगे। आप सेशन कोर्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप दूसरे कोर्ट्स में नहीं जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें याद करने का बिल्कुल कम है। ठीक है, सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा। अगला सेक्शन हमारे सामने सेक्शन 58। सेक्शन 58 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, तो ये बात करता है नो सूट, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the appropriate government or any officer of that government for anything which is in good faith done or intended to be done under this code। कह रहे हैं कि मान लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने कोई काम किया और उन्होंने जो काम किया वो अच्छे इंटेंशन से किया, गुड इंटेंशन से किया। ठीक है, और ये इंटेंशन से करने वाले थे, अच्छे इंटेंशन से किया या अच्छे इंटेंशन से करने वाले थे, तो उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा। ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा। मान लीजिए हमारे लॉ को फॉलो करने के लिए जो हमारी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी ने क्या किया, लॉ ने उसे पावर दी थी कि आप एम्प्लॉयर को वार्निंग दो, एम्प्लॉयर वार्निंग के बाद भी नहीं माना, तो लॉ ने पावर दी थी कि आप एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी सीज कर लो। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट को सीज करके उसको कहो कि आप पहले अपने ड्यूज क्लियर करो, तब तक हम आपके जो आपके बैंक अकाउंट है उसको रिलीज नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो ऑफिसर्स है उन्होंने तो लॉ के अकॉर्डिंग काम किया है ना, तो क्या वो कल कोई एम्प्लॉयर जाके उस ऑफिसर के अगेंस्ट, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर क्या कोई केस फाइल कर सकता है? नहीं, क्योंकि उस ऑफिसर ने जो काम किया है वो अच्छी इंटेंशन से किया है और लॉ को फॉलो किया है, उसने कोड एंड वेजेस को फॉलो किया है।
गॉर्डन वेजिस ने जो उसको पावर दी थी उसी के अकॉर्डिंग तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है एम्प्लॉयर के ऊपर, तो उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, और ड्यूटी निभाने के लिए उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है वो केस नहीं कर सकता, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 59। ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। क्या बात करता है दोस्तों? ये करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। कहता है वेयर अ क्लेम हैज बीन फाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन और बोनस or less payment of wages or bonus or on account of making deductions not authorized by this code from the wages of an employee, the burden to prove that the said dues have been paid shall be on the employer। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से कम पैसे दे दिए, या फिर बोनस नहीं दिया, या जितना बोनस बनता था उतने पे उतना बोनस नहीं दिया, या फिर कोई अनऑथराइज डिडक्शन कर दी। मैंने आपको बताया था ना जब हम सेक्शन 18 पढ़ रहे थे कि ये डिडक्शंस हैं, यही अलाउड है, इसके अलावा कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी। तो इसके अलावा अननेसेसरी कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी में से वेजेस में से कोई डिडक्शन कर दी जो कि ऑथराइज नहीं थी। अब ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये चली गई आपकी अथॉरिटी के पास। अब अथॉरिटी को ये प्रूव करना, ठीक है, ये अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अथॉरिटी प्रूव करे एम्प्लॉयर को कि आपने ये डिडक्शन करी है या आपने पैसे कम दिए हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने तो जी डिडक्शन नहीं करी फालतू की, मैंने तो जी सही सही वेजेस पे करी है, मैंने तो जी बोनस टाइमली पे किया है, ठीक है, और सही अमाउंट का पे किया है। मतलब कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को ये प्रूव नहीं करना कि एम्प्लॉयर की गलती है, बल्कि एम्प्लॉयर के ऊपर ये बर्डन है कि उसको प्रूव करना है कि मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मतलब अथॉरिटी तो ये मान के चलेगी कि एम्प्लॉयर की गलती है, लेकिन एम्प्लॉयर को अपनी बेगुनाही प्रूव करनी है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो अथॉरिटी प्रूव करे कि आपकी गलती है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे तो अथॉरिटी मान के चल रही है कि आपकी ही गलती है। यहाँ पे तो क्या है कि एम्प्लॉयर को प्रूव करना है कि मेरी गलती नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है दोस्तों? यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ है एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, आई होप ये समझ आया आपको मैंने क्या बात बोली, कि जब भी कोई नॉन पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन का केस आए, या बोनस का लेस पेमेंट का, या वेजेस का लेस पेमेंट का आए, या अननेसेसरी डिडक्शन का केस आए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा दोस्तों? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों हमारे सामने सेक्शन 60। ये बात करता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की। तो कहते हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वेयर बाय एन एम्प्लॉय relinquishes the right to any amount or the right to bonus due to him under this code shall be null and void in so far as it purports to remove or reduce the liability of any person to pay such amount under this code। ठीक है जी, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो आपको बोनस मिलना चाहिए आपको, ठीक है, जो आपको बोनस मिलना चाहिए वो तो आपका मैंडेटरी राइट, आपको तो मिलना ही मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर ना ये चीज भाप लेता है कि एम्प्लॉय को बहुत जरूरत है जॉब की, ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए ना उससे पहले ही जो उससे एम्प्लॉय एग्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है, जो जॉब एग्रीमेंट करवाते हैं, तो उसमें लिखवा लिया जाता है कि आपने जो हमें क्या किया है, आप जो हमारे फैक्ट्री में जॉब करोगे ना उसके बदले हम आपको बोनस नहीं देंगे, तो आपको जब अपना बोनस रिसीव करने का राइट है ना, ये फॉरगो करना पड़ेगा, रिलिंक्विश करना पड़ेगा। मतलब आप हमें पहले ही लिख के दे दो कि अगर कंपनी आपको कल को बोनस नहीं देती, जो मिनिमम बोनस है वो नहीं देती, तब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो बेचारे इंप्लॉय को नौकरी तो मिल नहीं रही होती, तो जैसे कोविड का टाइम है तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर बोनस रिलिंक्विश भी करना पड़े तब भी हम लिख के दे देते हैं, कुछ तो मिलेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है। तो एम्प्लॉयर खुश हो जाता है। लेकिन लेकिन हमारा जो कोड ऑन वेजेस है वो स्पेशली कहता है कि अगर भले ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिटर्न में ले लिया है कि एम्प्लॉय कहता है कि मुझे बोनस नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ऐसा एग्रीमेंट होगा ना, जो चाहे रिटर्न में भी हो, ये नल होगा, ये वॉइड होगा, मतलब इसकी कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को बोनस तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो एम्प्लॉय से पहले ही लिखवा ले कि वो अपना राइट फॉरगो कर रहा है, फिर भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को बोनस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आप तो सेक्शन 60 में इतना ही था दोस्तों। अब हम बात करेंगे सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 कहता है इफेक्ट ऑफ लॉज एग्रीमेंट एक्सेट्रा इनकंसिस्टेंट विद दिस कोड। ठीक है, तो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith
contained in any other law for the time being in force or in terms of any award, agreement, settlement or contract of service. मान लीजिए कोई एक ऐसा कोई और लॉ है, कोई एक्ट है, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, उसमें कुछ प्रोविजंस है बोनस के रिगार्डिंग या मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग या पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग या फिर इक्वल रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग। तो वो जो प्रोविजंस है वो हमारे जो कोड ऑन वेजेस की प्रोविजंस है उसको काटती है, मतलब उसके इनकंसिस्टेंट है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब दो एक्ट है, ठीक है, दोनों लेबर लॉ के एक्ट है, दोनों ही आपके फैक्ट्री पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एक एक्ट कह रहा है कुछ और, दूसरा एक्ट कह रहा है कुछ और, तो हम कौन सा एक्ट मानेंगे? तो ये कहा गया है क्योंकि हमारा जो कोड ऑन वेजेस है ये पार्लियामेंट ने बनाया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया है, यानी कि इसकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो इसकी बात को तो हम सुपीरियर रखेंगे। तो ये बात आपका सेक्शन 61 कहता है कि अगर कोई और एक्ट है, कोई और लॉ है जो ऐसी बात करता है जो हमारे कोड ऑन वेजेस से इनकंसिस्टेंट है, मतलब हमारे कोड ऑन वेजेस की बात को एग्री नहीं कर रही, तो फिर भी हम क्या मानेंगे? हम अपने कोड ऑन वेजेस की बात को सुपीरियर मानेंगे। ठीक है, और कोड ऑन वेजेस की बात इंप्लीमेंट होगी, दूसरे एक्ट की बात यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा अवार्ड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी जो कि कोड ऑन वेजेस के अगेंस्ट थी, ठीक है, उसको भी हम वॉइड कर देंगे, उसकी भी हम लीगल बाइंडिंग कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि कोड ऑन वेजेस हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है और पार्लियामेंट की तो बहुत ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है। तो आप कोड ऑन वेजेस की बात ही मान लो कि वो सारे एग्रीमेंट, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ सब क्या हो जाएंगे? वो नल हो जाएंगे। ठीक है, अगला सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 62। सेक्शन 62 बात करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब आप समझते ही होंगे कि अगर मान लीजिए किसी के पास कोई पावर है, वो पावर किसी और को दे दे, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो सेक्शन कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification direct that any power exercisable by it under this code shall be also exercisable where the appropriate government is the central government by such officer or authority subordinate to the central government or by the state government or by such officer or authority subordinate to the state government as may be specified in the notification। ठीक है, और where the appropriate government is the state government by such officer or authority subordinate to the state government as may be specified in the notification। कह रहे कि मान लीजिए आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर थी, ठीक है, तो वो अपनी पावर क्या कर सकती है? वो पावर अपनी डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, अंडर दिस कोड वो पावर डेलीगेट कर सकती है किसके पास? अगर मान लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अपनी पावर डेलीगेट करके किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को पावर दे सकती है। ठीक है, या फिर या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी को, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को पावर दे सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट अगर कोई अथॉरिटी है तो उसको भी पावर दी जा सकती है। और अगर आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपनी पावर डेलीगेट करके अपने किसी ऑफिसर को दे सकती है, या फिर अपनी किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को भी पावर दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों नोट करने की बात यह है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो वो पावर डेलीगेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को नहीं दे सकती। ठीक है, वो पावर डेलीगेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को नहीं दे सकती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा वो एक तरह से माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर से बाहर है। ठीक है, तो उसके अंडर नहीं आता, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो उसको वो पावर नहीं दे सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब डेलीगेशन ऑफ पावर की बात आती है तो हम पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, अपने से नीचे वालों को देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो ये माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर में नहीं आते। ठीक है, तो उनको वो डेलीगेशन नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, अगला सेक्शन हमारे सामने सेक्शन 63। सेक्शन 63 बात करता है एग्जम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस। देखने में बड़ा सेक्शन लग रहा होगा, बट बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सेक्शन है, बहुत इजी सा मतलब है इसमें। मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए, फिर समझा दूंगा। वेयर एन एम्प्लॉयर इज चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर दिस कोड, he shall be entitled upon complaint duly made by him to have any other person whom he charges as the actual offender brought before the court at the time appointed for hearing the charge, and if after the commission of the offence has been proved, the employer proves to the satisfaction of the court that he has used due diligence to enforce the execution of this code, and that the said other person committed the offence in question without his knowledge, consent or connivance, that other person shall be convicted of the offence and shall be liable to the like punishment as if he were the employer, and the employer shall be discharged from any liability under this code in respect of such offence। दोस्तों क्या कह रहा है ये सेक्शन? मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तो मैं चला गया था जी फॉरेन कंट्री गया था 6 महीने के लिए घूमने के लिए। बाय द टाइम मैंने क्या किया, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना
वो मैंने किसी और को डेलीगेट करके चला गया कि मेरी जगह पर आप इस जो मतलब देख रेख होगी, ऑपरेशंस होंगे, मैनेजमेंट होगी, वो आप संभालिएगा। ठीक है, तो मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया या फिर किसी ऑक्यूपायर को अपॉइंट कर दिया कि मेरी जगह ये सारे के सारे ऑपरेशन को संभालेंगे। अब मान लीजिए कोई क्या हुआ कि मेरी फैक्ट्री में कुछ प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन हो गया, कुछ ऑफेंस हो गया। तो जब मैं वापस आया तो पुलिस आई, पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई। अब पुलिस मेरे को पकड़ के कहाँ ले गई, मेरे को कोर्ट में ले गई। अब मेरे पास ये राइट है कि मैं, अगर जब मेरे को पुलिस ने कोर्ट में लेके जाने वाली है, जब मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो मेरे पास ये राइट है, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर उस बंदे को लेके जा सकता हूँ, उस इंसान को लेके जा सकता हूँ जो मेरी जगह, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉयर का काम कर रहा था उस टाइम पर वो मैनेजर ही था ना, जो मेरी जगह पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी निभा रहा था। तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस एम्प्लॉयर को भी साथ ले जा सकता हूँ, ठीक है, और कोर्ट को बता सकता हूँ कि मैं इस टाइम के लिए इंडिया में नहीं था, मैं बाहर था, मैंने इस टाइम के लिए ये जो ड्यूटी थी डेलीगेट करके इसको इस मैनेजर को दे रखी थी। ठीक है, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी में ऑफेंस हुआ है, पहले तो ये प्रूव होगा ना कि कंपनी में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद ये प्रूव होगा कि किसने किया है। तो अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी में ऑफेंस हुआ है, तो फिर अगर एम्प्लॉयर यानी कि मैं ये प्रूव कर देता हूं कि मैंने तो पूरा देख रेख से काम किया है, मैंने तो कोड ऑन वेजेस के, जब तक मैं था यहाँ पर, मैंने पूरी कोशिश की कि कोड ऑन वेजेस के जितने भी प्रोविजन है उनको कंप्लाई करूं। मैंने अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस लगाई, ड्यू डिलीजेंस का मतलब मैंने पूरी ध्यान से काम किया, सावधानी से काम किया, जो एक नॉर्मल इंसान जितनी सावधानी बरतेगा मैंने उतनी सावधानी से काम किया है। एंड the other said person committed the offense in question without his knowledge, consent or convenience, that other person shall be convicted of the offense and shall be liable to the like punishment as if he were the employer, and the employer shall be discharged from any liability under this code in respect of such offense। मतलब कि क्या, कि जो दूसरा पर्सन था ना जिसको मैंने अपॉइंट करके किया था, उसने ऑफेंस किया और मेरी नॉलेज के बिना किया है, उसने ऑफेंस किया मेरी नॉलेज के बिना किया, मेरे कंसेंट के बिना किया है, इसमें मैं किसी तरीके से शामिल नहीं था, और इसने ऑफेंस किया, तो आप इसको एम्प्लॉयर मान के इसको पनिशमेंट दो। जो पनिशमेंट आप मुझे देने वाले थे, तो मेरी जगह पर आप इसको एम्प्लॉयर मानो और इसको वो पनिशमेंट दे दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर जब मुझे पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो अगर ऑफेंस प्रूफ हो जाता है तो मैं कोर्ट में उसको दूसरे इंसान को भी लेकर जा सकता हूँ। मैं कोर्ट को बोल सकता हूँ कि ये ऑफेंडर है, इसको भी आप बुलाओ। और अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि मैंने ड्यू डिलीजेंस से काम किया था, मैंने इसको अपॉइंट किया था, इसकी गलती है, मुझे मेरे विदाउट नॉलेज, मेरे विदाउट कंसेंट इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो पनिशमेंट उस इंसान को मिलेगी, ना कि मुझे। ठीक है दोस्तों, साथ में कह रहे प्रोवाइडेड दैट इन सीकिंग टू प्रूव एज अफोरसेड द एम्प्लॉयर मे बी एग्जामिन्ड ऑन ओथ and the evidence of the employer or his witness, if any, shall be subject to cross examination by or on behalf of the person whom the employer charges as the actual offender and by the prosecution। ठीक है जी, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, मेरा गीता पे हाथ रख के गवाही भी ले सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, जो दूसरा एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, उसकी गवाही भी ली जा सकती है। ठीक है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, दूसरे जो मैनेजर उससे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है जी, एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, विटनेसेस को मतलब जो जितने विटनेसेस आएंगे उनको भी गीता पे हाथ रख के गवाही ली जा सकती है। तो कह रहे हैं कि जितना भी हमारा कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप सेक्शन 63 समझ आया होगा, बहुत इजी सेक्शन है। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन है हमारे सामने सेक्शन 64। ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर विद द गवर्नमेंट। कहते हैं एनी अमाउंट डिपॉजिटेड विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय एन एम्प्लॉयर to secure the due performance of a contract with that government, and any other amount due to such employer from that government in respect of such contract shall not be liable to attachment under any decree or order of any code in respect of any debt or liability incurred by the employer other than any debt or liability incurred by the employer towards any employee employed in connection with the contract aforesaid। फ्रेंड्स, इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में क्या होता था, मेरी फैक्ट्री में ना जो सामान बनता था, वो सामान किसको देते थे, हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे। गवर्नमेंट भी तो प्राइवेट फैक्ट्री से सामान लेती है, ठीक है, तो मेरा जो रॉ मटेरियल मैं बनाता था वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता था। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या होगी, मेरी डेटर हो गई, गवर्नमेंट मेरा कस्टमर होगी ना, तो मैंने गवर्नमेंट से पैसे लेने थे। ठीक है, या तो मैंने गवर्नमेंट से पैसे लेने थे, ठीक है, या फिर क्या था कि मैंने गवर्नमेंट के पास कुछ सिक्योरिटी जमा करा रखी थी। आप गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी भी जमा कराते हो ना, अगर गवर्नमेंट के आप सप्लायर हो या गवर्नमेंट आपकी कस्टमर है, कुछ भी ऐसा केस है, तो गवर्नमेंट के पास आप सिक्योरिटी भी जमा करवाते हो। ठीक है,
मान लीजिए गवर्नमेंट से आपने कोई पैसे लेने थे, चाहे आपने सिक्योरिटी जमा करवाई थी या आपने गवर्नमेंट को सामान सप्लाई किया था तो उसके पैसे आपको लेने थे। तो कह रहे हैं कि बाद में पता चलता है कि आपने गवर्नमेंट की कोई देनदारी भी करनी थी। देनदारी किस चीज की करनी थी? आपने कोई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, आपने कोई कानून का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसके रिगार्डिंग आपने गवर्नमेंट को कुछ फीस पे करनी थी, कुछ पेनल्टी पे करनी थी। तो क्या गवर्नमेंट वो पेनल्टी को उस अमाउंट से एडजस्ट कर सकती है? क्या गवर्नमेंट वो पेनल्टी जो आपने पे करनी थी और गवर्नमेंट ने आपको जो पैसे वापस करने थे, क्या वो आपस में एडजस्ट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे ये लिखा है कि नो, कि शैल नॉट बी लाइबल टू अटैचमेंट, मतलब वो पैसे उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किए जा सकते, वो पैसे आपको अलग से मिलेंगे, आपको अपनी पेनल्टी अलग से पे करनी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, other than any debt or liability incurred by the employer towards any employee employed in the connection with the contract aforesaid। मान लीजिए कि कोई उसी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, उसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, मतलब मैंने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए करवाया था, या फिर जो डेटर है मैंने आपको सामान सप्लाई किया था, उसके रिगार्डिंग, उसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो मेरे एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उनके कनेक्शन में मैंने कुछ पैसे देने थे, एम्प्लॉयज को पैसे देने थे, मैंने नहीं दिया और एम्प्लॉय ने कंप्लेन कर दी, तो फिर वो पैसे रखे जा सकते हैं, वो पैसे अटैच किए जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट वो पैसे एडजस्ट करके क्या करेगी, गवर्नमेंट वो पैसे एम्प्लॉय को सेटलमेंट के लिए दे देगी, गवर्नमेंट वो पैसे सेटलमेंट के लिए एम्प्लॉय को दे सकती है। ठीक है, मतलब किसी और फाइन के लिए, किसी और पेनल्टी के लिए तो वो नहीं इसको अटैच कर सकती, लेकिन अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एम्प्लॉय के कोई पैसे थे, एम्प्लॉय का कोई सम था, या एम्प्लॉय की तरफ कोई डेट था कंपनी का एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा था, तो उसके रिगार्डिंग तो वो पैसे अटैच किए जा सकते हैं ताकि एम्प्लॉय का जो ड्यूज है वो सेटल किए जा सके। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे देने थे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर की भी कुछ पेनल्टी बनती थी, तो नॉर्मली तो वो पैसे आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर सिनेरियो क्या बनता है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई पैसे देने थे जो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, ठीक है, तब उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो पैसे को अटैच कर सकती है। मतलब अटैच करने का मतलब उसको साइड में रख सकती है कि अभी हम आपको पैसे नहीं देंगे, पहले आप अपने ड्यूज क्लियर करो। ठीक है, अगर ड्यूज क्लियर नहीं करते तो ये पैसा हम यूज करेंगे आपके एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए। ठीक है, आई होप सेक्शन 64 भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है सेक्शन 65। ये बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस की। बहुत इजी सेक्शन, कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन द स्टेट गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल अबाइड बाय सच डायरेक्शंस। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे कोड ऑन वेजेस को, मतलब उसकी प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देगी और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये माना जा रहा है ना, क्योंकि मैंने को बताया था कि कुछ कुछ केस में स्टेट गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और कुछ कुछ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपको, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी कंप्लायंस के लिए डायरेक्शंस देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो सारी डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 66। सेक्शन 66 बात करता है सेविंग्स की। कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948 और ऑफ एनी स्कीम मेड देयर अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो एक्ट की बात की गई है, दो स्कीम्स की बात की गई है बेसिकली यहाँ पर। एक कहा गया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, और द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948, ठीक है, या उनके अंडर कोई भी स्कीम बनाई गई है तो उनकी जो भी प्रोविजंस है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोड ऑन वेजेस में कोई बात लिखी गई है जो मनरेगा या फिर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के विरुद्ध है, कोई उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो वैसे तो लिखी ही नहीं गई है, कोड ऑन वेजेस में पूरा पढ़ लिया, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई जो मनरेगा या कोलमैन प्रोविडेंट फंड एक्ट के अगेंस्ट है। तो ये दोनों एक्ट है, इन दोनों को आप ओवरराइड नहीं कर रहे। वैसे मैंने पहले पढ़ा था कि बाकी सबको तो आप ओवरराइड कर रहे हो, लेकिन ये दो स्पेशल एक्ट के मेंशन किया गया है कि इन दो एक्ट को आप ओवरराइड नहीं कर रहे हो, इन दो एक्ट को आप लीगल बाइंडिंग इनकी रहेगी। ठीक है, इन दो एक्ट को आपने रिपील नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला है सेक्शन 67। ये बात करता है पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। कहते हैं द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल्स बना सकती है हमारे कोड ऑन वेजेस के रिगार्डिंग। ठीक है,
उसके बाद इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो यहाँ मैंने 6-7 मैटर्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आई गेस 30-40 मैटर्स है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जितने भी आपके हमने प्रोविजन पढ़े उसके रिगार्डिंग पावर किसके पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। जितने भी प्रोविजन पढ़े, कोई भी प्रोविजन होगा ना, उसके लिए पावर किसके पास है, रूल बनाने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, तभी मैंने थोड़े बहुत ओमिट भी कर दिए हैं। जैसे कि अगर आपको वेजेस कैलकुलेट करनी है, या फिर आपको कैलकुलेट करना है एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन एडिशन टू मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कुछ काम है जो ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ज्यादा फिक्स होनी चाहिए। तो वो काम कितने मुश्किल है और उसके लिए कितनी एक्स्ट्रा मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। नॉर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो बनाएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। केसेस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। आपको बताया था ना कि अगर कोई वर्कर फुल नॉर्मल वर्किंग डे से भी कम काम करता है, लेकिन इसी सिनेरियो में करता है, तो उसको फुल वर्किंग डे की सैलरी मिलेगी। कुछ एक्सेप्शन भी थी उसकी, तो वो एक्सेप्शन के रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर है द लॉन्गर वेज पीरियड फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, इसके रिगार्डिंग भी आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। फिर है द मैनर ऑफ डिडक्टिंग लोन्स मेड फ्रॉम एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर, ठीक है। तो जो डिडक्शंस करनी है लोन्स के लिए, लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट्स की डिडक्शन करनी है, जो फंड्स बनाए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर टू रिकॉर्ड ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशन देयर ऑफ, जितने भी फाइन्स होंगे, जितने भी रियलाइजेशन होंगी, उसके लिए जो रजिस्टर बनाया जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी आपको। नेक्स्ट है एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो पार्लियामेंट के आगे रखा जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तभी जब तक कोई भी लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होगा, उसको लीगल बाइंडिंग नहीं दी जाती। थर्ड, अगला पॉइंट कह रहा है एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इट इज मेड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखा जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, उनके आगे रखा जाएगा। सेक्शन में इतना ही था दोस्तों। सेक्शन 68 की बात करते हैं। सेक्शन 68 कहता है इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक प्रोविजंस टू बी नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डिफिकल्टी। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये प्रोविजन बन तो गया लेकिन उनको इफेक्ट नहीं दे पा रहे हो, कुछ मुश्किल आ रही है आपको, तो उसके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन बनाएगी ताकि उसको इजिली इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी भी सेक्शन में एम्बिग्यूटी आ गई, डिफिकल्टी आ रही है इंप्लीमेंट करने में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बना दिए जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको डिफिकल्टी को रिमूव किया जा सके। लेकिन कह रहे हैं कि जब एक्ट बन गया, जब कोड बन गया, कोड के बनने के 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप सारी की सारी डिफिकल्टी रिमूव कर दो, उसके बाद क्या रिमूव करोगे, ठीक है। आप ये थोड़ी कि लाइफ लॉन्ग आप डिफिकल्टी रिमूव करने के प्रोविजन ही बनाते रहोगे। तो आप पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दो, पहले ही डायरेक्शन दे दो, पहले ही रूल्स बना दो कि कैसे कैसे आपको डिफिकल्टी को रिमूव करना है। कमेंसमेंट ऑफ कोड, कोड कमेंस होने के 3 साल के बाद आप कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं दोगे रिमूविंग डिफिकल्टी के लिए, ठीक है। टाइमली दो ना, आप 3 साल का टाइम आपको दे रहे हैं, 3 साल का टाइम बहुत होता है, उसके बाद का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और कह रहे हैं एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर भी वही बात कही गई है दोस्तों कि जितने भी ऑर्डर दिए जाएंगे सेक्शन के अंडर, वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज में आपको सारे के सारे ऑर्डर को प्रेजेंट करना है। सेक्शन 68 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन। दोस्तों याद रखना जरूरी है कि पूरे कोड एंड विजन में कितने सेक्शन है, तो 69 सेक्शन है टोटल, ठीक है। 69 सेक्शन है और 9 चैप्टर्स है हमारे कोड एंड वेजेस में। तो लास्ट सेक्शन कहता है रिपील एंड सेविंग। कह रहा है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1967 आर हियरबाय रिपील्ड। मतलब ये जो 4 एक्ट थे, मैंने आपको बताया था ना, इनको चारों को मर्ज करके ही हमने अपना कोड एंड वेजेस बनाया है। तो कह रहे हैं कि इनके सारे प्रोविजन थे वो रिपील कर दिए गए हैं, मतलब इनकी अब लीगल बाइंडिंग नहीं है, अब हमको ये नहीं पढ़ने हैं,
अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको सिर्फ कोड ऑन वेजेस पढ़ना है और कोड ऑन वेजेस को ही हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कौन कौन से 4 एक्ट को रिपील किया गया है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन 4 एक्ट्स को रिपील कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेक्शन 69 हमारा लास्ट सेक्शन है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन पूछ ले जाते हैं कभी कभार, तो आपको पता होना चाहिए 9 चैप्टर्स हैं और 69 सेक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा कोड ऑन वेजेस खत्म होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा सा नया टॉपिक भी था आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने पूरा कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आपको एक एक सेक्शन की क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ और आपको याद करने में हेल्प कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कोशिश कीजिएगा जो फैक्चुअल बातें हैं उनको नोट करने की, जो एक्सेप्शन है उनको नोट करने की, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और डेफिनेशन को याद कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।